नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज के इस वीडियो में हम इतिहास एमए थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे और हम यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1975 यानी कि 1858 से 1975 तक के आधुनिक भारत की बात करेंगे और इस अध्याय यानी कि इस वीडियो के ज़रिए समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आपका एमए में यह सब्जेक्ट है तो किस तरह आप पुराने प्रश्न पत्रों से अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हर जगह होते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी स्टेट से संबंध रखते हो। दोस्तों, जानने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि यह पीजी कॉलेज पिपरिया होशंगाबाद का प्रश्न पत्र है और पीजी कॉलेज पिपरिया जो है वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से संबंध रखती है। इसलिए आप अपनी तैयारियों को और अच्छे से समझें, क्योंकि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय काफ़ी नामी विश्वविद्यालय है, तो कह सकते हैं कि यहाँ का क्वेश्चन पेपर एक अपने स्टैंडर्ड रखता होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही मैं धन्यवाद देता हूँ हर्ष भार्गव जी का, जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये वीडियो शेयर किया। सॉरी, वीडियो शेयर नहीं किया ये तो थोड़ी गलत बात हो गई है। उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो मुझे सेंड की और जिसके दम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो धन्यवाद हर्ष भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं, तो भैया 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछ लिए हैं। अगर आप ये कर पाते हैं तो भैया मज़े की बात हो जाएगी। और मैं यहाँ पर किसी का आंसर बताने की कोशिश नहीं करूँगा, आपको खुद सोचना है कि आपको पता है या नहीं। अगर नहीं पता होगा तो अच्छे से सिलेबस को पढ़ना और फिर से एक बार ओल्ड क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो देखना और फिर पता लगाना कि आप कहाँ तक आपका सफ़र पहुँचा है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली का अंत कर दिया? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी, 1892 का अधिनियम। ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या सही है क्या गलत है। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि पूरे अधिनियम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, किस अधिनियम के तहत परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909। क्या है यह आपको बताना है। फिर इसके बाद में अगला जो आता है प्रश्न वो देखिए, किस सुधार अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्या है सही आंसर? भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की अवधारणा सबसे पहले किसने पेश की थी? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड कैनिंग ने? ये आपको बताना होगा। इसके बाद में हम अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आता है, रिंग फेंस की नीति किसने स्थापित की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस या विलियम पेंटिंग ने? यह आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आरक्षित सूची में नहीं आता? कानून व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, भू राजस्व। सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम से में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? संघीय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। तो इसका आंसर तो सही है यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर से शुरुआत हुई थी और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे ली गई थी। इसलिए कुछ विद्वान भी ये कहते थे कि कॉपी किया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा था। बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर जो उनकी अच्छाइयाँ थी उन्हें अपनाया था।
यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में ठहराव का मुख्य कारण था? क्या था? तकनीकी मंदी थी, सिंचाई सुविधाओं की समस्या थी, भूमि बंदोबस्त प्रणाली थी, या बी औद्योगिकीकरण था? क्या था यह आपको बताना है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि अ, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो व्यावसायिक विऔद्योगिकीकरण के पीछे निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, या फिर आयातक बनाना, या फिर दोनों, आह और वाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुल मिलाकर भारत को तैयार माल का ही आयातक बनाना चाहते थे, क्योंकि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाकर ही कौन सा भारत को अमीर कर रहे थे। कंपनी खुद आयात कर रही थी और खुद इधर ला रही थी, तो काम तो उनका ही था। कुल मिलाकर ये एक बाजार के रूप में भारत को तलाश रहे थे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अगले प्रश्न की तरफ देखें तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण था? यहाँ पर पहला जो आता है, हस्तशिल्प की मांग के नए पैटर्न, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई टैरिफ नीति, मानव निर्मित मशीनों के कारण इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, और अगला उत्तर जो है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? 1905 में, 7, 9, 11 कब हुई ये बताइएगा। आपको मैं बस इतना बता सकता हूँ कि इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी, और जहाँ पर उन्होंने की थी उस शहर का नाम भी उनके ही नाम पर जमशेदपुर पड़ गया। और इसके बाद देखिए, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, कस्तूर भाई लाल भाई ने, गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने की थी यह आपको बताना है। ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है, अगर आप बेहतर तरीके से सिलेबस को पढ़ते हैं तो आपके लिए ठीक है। दोस्तों ये भी मायने रखता है कि सिलेबस को आप किस तरह से पढ़ते हैं। कुछ कॉलेजेस में उसी चीज़ को आसानी से पढ़ाकर निकाल देते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं, और कुछ कॉलेजेस में उसी चीज़ पर गहराई से प्रश्न बनाकर पूछ लेते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज के हैं तो आपको गहराई से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एमए कर रहे हैं यानी कि आप मास्टर्स कर रहे हैं, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ होती नहीं है, लेकिन हम इसे छोटी मोटी चीज़ बना देते हैं हमारी जो लापरवाही है उसके चलते। इसलिए अच्छे से पढ़िए, डीप में पढ़िए, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतिहास विषय की तरफ अच्छे से परफॉर्म कर सकें। नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम होते हैं, सेट जैसे एग्ज़ाम होते हैं, अभी मई 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऐसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने विषय में अच्छी पकड़ हो। अगर आपको अपने विषय में अच्छी पकड़ है तो आप बहुत आसानी से नेट जेआरएफ कर सकते हैं, और फिर मज़े से 3-4 साल के लिए आपको 35,000 रुपये 40,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और आराम से पीएचडी कीजिए, और उसी दौरान तैयारी करके पीएससी निकाल लीजिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल लीजिए, और फिर बढ़िया से अपनी ज़िंदगी को आराम से सुकून से जिए और अपने शौक़ पूरे करें। लेकिन इसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत अगर आप अच्छी करते हैं तो आपको ऐसे कठिन सवाल भी हलवा लगेंगे। जैसे, जाकिर हुसैन समिति से जुड़ी आधुनिक शिक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? अंतर शिक्षा आयोग 1882, बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, शिक्षा की सार्वजनिक योजना। तो यहाँ पर जो वर्धा स्कीम है वो जाकिर हुसैन समिति से जुड़ी है। इसके बाद में देखिए, अगला प्रश्न आता है, जस्टिस पार्टी आंदोलन में कौन नहीं जुड़ा था? डॉक्टर CN मुदालियर, TM नायर, EB रामास्वामी नायकर, P थैगरैया चेट्टी कौन नहीं जुड़ा था ये बताइएगा। भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई? 1920, 22, 25, 27 कब हुई ये आपको बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, जो आता है सेक्शन बी। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। 5 नंबर के 25 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखिए, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के प्रमुख बिंदुओं की विवेचना कीजिए।
यहाँ पर ये बात कर रहे हैं 1857 का जो अधिनियम 1858 का जो अधिनियम था महारानी का घोषणा पत्र, उसके विषय में आपको बात करनी है। जैसे कि अब ये सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, किसी की धार्मिक उसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे, जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया। ऐसे बहुत सारी प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आपको बताना है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के गुणदोष पर आपको चर्चा करनी है। फिर उसके बाद में सन 1935 से 47 के मध्य की समान संघ की नीति का आपको वर्णन करना है। तो इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन फ्रॉम 1935 टू 1947। दोस्तों अगला देखते हैं, तिब्बत पर यंग हस्बैंड अभियान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, और आपको यकीन नहीं होगा इससे जुड़ा क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले 15 दिसंबर को 3-4 दिन पहले मैं सेट के एग्ज़ाम में करके आ रहा हूँ। यानी कि अगर आप एमए सही से पढ़ते हैं ना, तो सेट और नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको पहला अटेम्प्ट लगेगा कि थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर आप फिर से पढ़ाई जब सही से आप शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा अगर आपने एमए में सही से पढ़ा है तो। क्योंकि नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको बेसिक पढ़ना होता है, ना कि किसी ऑब्जेक्टिव टाइप किताब से आप पढ़ के चले जाएं। ऐसा पढ़ोगे ना तो उम्र भर आप एग्ज़ाम दोगे तो भी नहीं निकलने वाला। अगला देखिए, भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। और यहाँ पर मैं भी ये बता दूं कि मैंने भी कोई महान काम नहीं किया, मेरा भी कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए ये ना सोचे कि मैं बहुत महान आदमी हूँ, या फिर वही है ना कि एक बात मैंने जो महात्मा गांधी से सीखी वो ये है कि उनके पास एक आंटी आई कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो गांधी जी ने बोले 15 दिन बाद आओ या 1 हफ्ते बाद आओ। फिर वो वापस गई तो उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे को कहा कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। आंटी ने बोली अरे यार बापू तुम सटिया गए हो क्या मतलब उसने ऐसा सोची होगी, यही बात तो तुम पहले भी कह सकते थे। तो गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले मैं भी गुड़ बहुत खाता था, गुड़ या आम ऐसी कुछ बात थी। तो उन्होंने कहा कि पहले मैंने खुद छोड़ा, उसके बाद मैंने आपके बच्चे को छोड़ने के लिए कहा। तो वही सिद्धांत है कि जो आप करें वही ज्ञान किसी को दें। तो फिलहाल मेरे पास तो कोई बड़े एग्ज़ाम की वो नहीं है सर्टिफिकेट जो मैंने क्लियर किया है कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं। लेकिन फिर भी एक दोस्त दूसरे दोस्त को तो कह ही सकता है कि भाई पढ़ ले यार, हम भी पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ लो। और बाकी ज़िंदगी के जो हिस्से होते हैं वो भी आसानी से जिए, लव हो फ्रेंडशिप हो सब कुछ करिए, एक ही तो ज़िंदगी है। लेकिन किसी एक हिस्से में इतना मत डूब जाइए कि बाद में पछतावा हो या फिर वही हिस्सा आपकी बर्बादी का कारण बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के महान विद्रोह के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर धन निकासी के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आप दादा भाई नौरोजी की जो पॉवर्टी एंड अनबिटर्स रूल इन इंडिया जो धन निकासी के सिद्धांत की बात करती है उसका भी थोड़ा सा जिक्र आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली बार ये जो ड्रैन धन निकासी के सिद्धांत की बात की थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, वो दादा भाई नौरोजी ने ही अपनी किताब में की थी। भारत में पूंजीपति वर्ग के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में श्रमिक वर्ग के उत्थान और विकास पर चर्चा कीजिए। कोठारी आयोग की सिफारिश से 1964 से 66 का आकलन कीजिए। और बहुत सारे आयोग हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद में देखिए क्या देखें हम, स्वतंत्रता के बाद मध्यम वर्ग के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए कि आज़ादी के बाद मध्यम वर्ग किस तरह बना। फिर देखिए सेक्शन सी में आते हैं हम। यहाँ पर भी मुझे ये समझ में नहीं आता यार, ये लघु उत्तरीय प्रश्न बोल रहे हैं और वो भी 5 नंबर के हैं, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोल रहे हैं वो भी 5 नंबर के। चले मेरे दिमाग से समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है। चलो ठीक है आगे बढ़ते। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। फिर अगला प्रश्न आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जब भी विशेषता पूछे ना तो कुल मिलाकर घुमा फिराकर जो उसके जो रहता है ना प्रावधान उन्हीं को लिख के आ जाओ तो वो विशेषता भी बन जाती है। ठीक है, महत्व पूछे तो भी उसी को लिख दो, वो बन जाता है। अगर दोष पूछे तो सोच लो उसके अपोजिट क्या होगा। दोस्त पूछे ना तो किसी भी चीज़ के अपोजिट क्या होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो 1948 में जो राधा कृष्ण आयोग बना था
उसने बोला था कि यूजीसी की स्थापना हो, यानी कि जो नेट जैसे एग्ज़ाम करवाती है उसकी नेट नीट जेई जैसे एग्ज़ाम करवाता है यूजीसी, उसकी स्थापना हो। तो अब दोस्त क्या कह सकते हैं कि भैया शिक्षा से जुड़ा और बेहतर आयोग बन सकता था। विशेषता में क्या कह सकते हैं कि भैया यूजीसी ने तो फाड़ ही डाला, बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम करवाए और इतने साल से लगातार एग्ज़ाम करवा रहा है, एक बड़ा संस्थान बन चुका है। तो इस तरह से आप उसके अपोजिट बात करके उसके दोस्त बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन के प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस क्रिटिकली द प्रोसेस, यानी कि अब आपको पता चल गया मुझे इंग्लिश नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए। अब तो पढ़ के रहूँगा। एवेलुएट द प्रोविजंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत की आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। यह आपको इसलिए विवेचना करना पड़ेगा क्योंकि आपको इससे पता लगेगा कि भारत की आज़ादी के पीछे बहुत सारे कारणों में एक ये भी था कि अब अंग्रेज़ों के पास इतना धन, इतनी सामर्थ्य नहीं रह गया था कि वो भारत जैसे बड़े साम्राज्य, बड़े उपनिवेश पर अपना कब्जा रख सके। क्योंकि पहले तो लोग उनकी बात बड़े आसानी से मान लेते थे, लेकिन अब उनकी बात लोग मानने को तैयार नहीं थे और उनके पास धन भी नहीं था कि वे बड़े बड़े विद्रोहों को दबा सके। अब इसके बाद पे देखिए 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि संबंध का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर रिलेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया आफ्टर 1858। हाँ, अंग्रेजी थोड़ी आसान थी। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के अधीन कुटीर उद्योगों की स्थिति की विवेचना कीजिए। फिर अगला प्रश्न आता है, सन 1950 से 1975 के मध्य भारत में आधुनिक उद्योगों का जो विकास हुआ उस पर आपको एक निबंध लिखना है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 1860 से 1947 के मध्य भारत में जातीय आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। इसके बाद में स्वतंत्रता पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति का आपको वर्णन करना है कि 1947 से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी और आपको जो प्रमुख संगठन होंगे महिलाओं से जुड़े और जो प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी होंगी उनके विषय में भी आप थोड़ी थोड़ी बात करके इसको अच्छा खासा लिख सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। और वीडियो में जाते जाते बस हर्ष भाई को धन्यवाद कि उन्होंने इतने बेहतरीन क्वेश्चन पेपर हमें शेयर किए ताकि हम और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकें। और धन्यवाद आप लोगों को भी कि आपने पूरे सब्र के साथ यहाँ 18 मिनट तक इस वीडियो को देखा। अब मैं 19 मिनट में नहीं पहुँचना चाहूँगा क्योंकि आपका समय कीमती है। चलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।